तो हम पढ़ेंगे आज सेक्शन नंबर 13, धारा 13, जो कि है आपकी फिक्सिंग ऑफ नॉर्मल फॉर अ नॉर्मल वर्किंग आवर्स, इंटरवल्स, ओवर टाइम एंड सो ऑन। अब ये सेक्शन क्या है, ये धारा क्या कहती है? ये धारा ये कहती है कि किसी भी मिनिमम वेजेस के लिए जब आप मिनिमम वेजेस तय कर देते हो, उनके लिए एक गिवन एम्प्लॉयमेंट में, प्रतिष्ठान में, कंपनी में, फैक्ट्री में, या जो हम यहाँ पे स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। स्केड्यूल यानी अनुसूची के अंदर जो पार्ट ए, भाग ए और भाग 2 के अंदर में जो भी प्रतिष्ठान या एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट दी गई है, उन स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में कुछ पावर्स है। क्या पावर है? कि इन स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिनके लिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, जिनके लिए न्यूनतम दरें तय की गई हैं समुचित सरकार द्वारा, उन रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है? फिक्सिंग ऑफ आवर्स यानी घंटे, मिनिमम आवर्स, मैक्सिमम आवर्स, मिनिमम घंटे कितने काम करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम कितने घंटे वो कार्य करेंगे, उनका लीव डे कब होगा, अवकाश दिन कौन सा होगा, छुट्टी का दिन कौन सा होगा, अंतराल क्या होंगे, इंटरवल्स क्या होंगे, ठीक है, ओवर टाइम का रेट क्या मिलेगा, ये सब तय करने की, इन स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तय करने की पावर किसके पास में है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि समुचित सरकार इस धारा के अंतर्गत क्या क्या फिक्स कर सकती है, क्या क्या तय कर सकती है कि कोई भी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, कोई भी यहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो अनुसूचित में दिए गए रोजगार के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए समुचित सरकार फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क विच शैल कॉन्स्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे, कार्य के घंटों की संख्या निर्धारित करना जो एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगी या करेगा। तो गवर्नमेंट के पास में पावर है कि पूरे दिन भर में एक व्यक्ति, एक कर्मचारी कितने घंटे काम करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल वर्किंग डे, यानी सामान्य कार्य दिवस है तो सामान्य रेगुलर बेसिस पे आप कितने घंटे काम करेंगे, इंक्लूसिव ऑफ वन और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल। इंक्लूसिव का मतलब है पूरे नॉर्मल वर्किंग डे की तय करेंगे लिमिट, लेट्स से 8 घंटों की लिमिट तय करते हैं वो लोग, इस 8 घंटों में इंक्लूसिव, जिसमें इंटरवल यानी अंतराल जो बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं फ्री खाना खाने के लिए इंटरवल, वो इंक्लूडेड होगा, शामिल होगा, अलग से नहीं। तो ये डिसाइड करने की पावर, ये फिक्स करने की पावर किसके पास में है? समुचित सरकार के पास में है। दूसरा, प्रोवाइड अ डे ऑफ रेस्ट, अवकाश, विश्राम दिवस या हॉलीडे बोल लो, तो 7 दिनों में एक दिन तो आप दोगे, छुट्टी दोगे। इन द पीरियड ऑफ 7 days द डे ऑफ रेस्ट कौन सा होगा, वो दिवस, विश्राम दिवस कौन सा होगा, ये भी किसके डिसाइड करने की पावर है? ये है आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार के पास में पावर है। प्लस उस रेस्ट ऑफ डे के लिए, अवकाश दिन या जिस दिन वो विश्राम का दिन कहते हैं, उस दिन अगर कोई काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, तो उसे ओवर टाइम या उसको रेमरेशन, उसे पारिश्रमिक भुगतान कितना दिया जाएगा, वो दरें भी तय करने की पावर समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। तो रेमरेशन कितना दिया जाएगा एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयड के लिए, प्लस अगर वो रेस्ट वाले दिन काम करते हैं वो कितना दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो रेस्ट वाले दिन यानी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी वो अगर काम करते हैं, उनको जो पेमेंट दी जाती है वो ओवर टाइम रेट पर होती है, ठीक है। ओवर टाइम रेट क्या होती है? जो अप्रोप्रिएट या समुचित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 3 के अंदर में, कि समुचित सरकार या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में ये पावर होती है कि वो ओवर टाइम भी क्या कर सकती है? डिसाइड करती है। एक बात याद रखेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ओवर टाइम जो बताया गया है वो है ट्वाइस द रेट ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि जैसा गवर्नमेंट को लगता है, जैसा समुचित सरकार को लगता है, वो उस हिसाब से ओवर टाइम रेट डिसाइड कर सकती है।
और ये ओवर टाइम रेट यूजुअली ट्वाइस ही होता है, 2 गुना ही होता है, ठीक है। नाइट शिफ्ट के लिए भी ट्वाइस होता है, या छुट्टी वाले दिन अगर कोई काम करता है ट्वाइस होता है। लेकिन कई केसेस में कैटेगरी किसी वर्ग के एम्प्लॉयज के लिए ये 1.5 गुना, आधा, डिपेंड करता है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में पावर है, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से ट्वाइस ही दिया जाता है। अब एक कंडीशन है यहाँ पे कि ये पावर स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो अनुसूची में दिए गए रोजगार में जितने भी रोजगार है उसके लिए समुचित सरकार ये सारी चीजें फिक्स करेगी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्लासेस ऑफ किसी वर्ग ऑफ एम्प्लॉइज के लिए समुचित सरकार तय करने में उन कंडीशंस को फुलफिल करेगी। यानी कि पहली कंडीशन हम जैसे समझ के लेते हैं, employees engaged on an urgent or in emergency which could not be enforced or prevented, आवश्यक, अति आवश्यक, यानी जैसे लेट्स से हॉस्पिटल का, अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ, हॉस्पिटल की कमी थी तो हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करना था। अब ये सिचुएशन की ही डिमांड ऐसी थी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो इमरजेंसी या अर्जेंट नेचर का है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में, मतलब जरूरी नहीं है कि वो जो फिक्स्ड किए 9 घंटे पर डे के है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये अर्जेंट नेचर का काम खत्म ही करना है। कोविड के बाद हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करके क्या फायदा, हमें जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन करना है। तो अगर कोई अर्जेंट नेचर का या इमरजेंसी नेचर का काम है तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रुक जाएगी, वो इन कंडीशंस को अप्लाई नहीं करेगी। If employees are engaged in preparatory or complementary work which must necessarily be carried outside the limit laid down by general work, प्रारंभिक या पूरक प्राकृतिक के कार्य, इसका सिंपल सा अर्थ है कि लेट्स से एक यहाँ पे पटरी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एम्प्लॉयज यहाँ पे एंगेज्ड है, काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, या सपोज एक रेलवे की पटरी है, वहां पे ट्रेन गुजरने वाली है, ट्रेन गुजरती है, उस पटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है या एक्सीडेंट, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है। अब कुछ एम्प्लॉय है, मजदूर है, वो इस पटरी पे काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा काम है कि चलो पटरी तो बन गई, लेकिन इससे एसोसिएटेड और भी कोई काम है, जैसे इसकी क्लीनलीनेस जरूरी है, इसका मेक श्योर करना कि ये सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं। तो ये किस तरीके के काम है, प्रिपरेटरी यानी ये पूरी पटरी बनाने से पहले, ट्रेन वहां गुजरने से पहले प्रारंभिक काम है। या कॉम्प्लीमेंट्री यानी इनका जरूरी है, ये काम हुए बिना वो एक्चुअल काम होगा ही नहीं। तो ऐसे केसेस में भी आप एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा, मतलब 9 घंटे जरूरी नहीं है उनके दिन के जो फिक्स किए गए, 8 घंटे जरूरी नहीं है जो फिक्स किए गए हैं, उनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार अपने आप को रोक सकती है कि नहीं, चलो ये जरूरी नेचर का, प्रिपरेटरी नेचर का काम है तो मैं इसके लिए फिक्स नहीं कर रहा हूं। एम्प्लॉयज हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमिनेंट, कुछ काम होते हैं जो नेसेसरीली टेम्पररी होते हैं, ठीक है, उनका अभी खत्म होना जरूरी है, ये लॉन्ग टर्म है ही नहीं। जब वो लॉन्ग टर्म है ही नहीं तो रोज के 8 घंटे फिक्स करके कोई मतलब नहीं है। Employees engaged in the work which are technical reasons to be completed before the duty is over, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनका समय या ड्यूटी खत्म होने के पहले पूरा होना जरूरी है। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, या माइंस लेके चलते हैं, खान की बात करते हैं, वहां पे कोई एक सिचुएशन है जो खतरनाक है या एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे केस में, और वो रिपेयरिंग का काम, उस जगह की रिपेयरिंग का काम दिन में ही होगा, रात में नहीं कर सकते, ड्यूटी में ही रह के कर सकते, तो ऐसे टाइम पे भी वो आवर्स को रोक सकते कि 8 घंटे दिन का फिक्स करेगी। लास्ट है आपका, अगर नेचुरल फोर्सेस के अगेंस्ट इरेगुलर डैम बनाने हैं, बारिश के सीजन में तो नहीं बना सकते ना डैम का कंस्ट्रक्शन, तो हमें बारिश का सीजन आने से पहले ही काम खत्म करना है। तो अगर वो कर्मचारी जो कि ऐसे काम में एंगेज्ड हैं जो प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर निर्भर होती हैं, डैम तो भाई बारिश से पहले ही बनाने, तो इन केसेस में आपको ये याद रखना है, अगर वो इमरजेंसी नेचर का है, प्रिपरेटरी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का है, इंटरमिनेंट नेचर का है,
तकनीकी कारणों की वजह से, टेक्निकल रीजंस की वजह से ड्यूटी के पूरे होने से पहले खत्म करना है। अगर नेचुरल फोर्सेस यानी प्राकृतिक शक्तियों के कारणों की वजह से उनका समय से पहले कंप्लीट होना जरूरी है, तो ऐसे केस में धारा 13 के सेक्शन 13 के जो फिक्सिंग आवर्स के प्रोविजंस है उस पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार सोच समझ के डिसाइड करेगी। यहां तक सभी को क्लियर है? प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग। ठीक है, प्लीज डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। सबको क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा चीज बोली गई है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किसी भी काम को असेंशियली इंटरमिनेंट डिक्लेयर किया, समुचित सरकार ने किसी भी काम को, कोई भी तरीके के काम है जिसे अनिवार्यतः अंतरायिक मतलब इंटरमिनेंट है, परमानेंट नेचर का नहीं है, on the ground that daily hours of the duty of employee, or if there be no daily hours of duty of such employee, the hours of duty normally include a period of inaction during which the employee may be duty but is not called upon to display either physical activity or sustained action, attention. सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि जो काम इंटरमिनेंट डिक्लेयर किया गया है समुचित सरकार द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, अगर उनके लिए वर्किंग आवर्स तय नहीं की गए, कोई निर्धारित नहीं है, दैनिक घंटे कितने होंगे वो निर्धारित सामान्यतः पे या नॉर्मल रूप में तय नहीं किए गए, तो जब वो एक्चुअली काम कर रहे हैं ना तो उनको कहा जाता है पीरियड्स ऑफ इनएक्शन, यानी वो अब वो ड्यूटी पे है। जब वो जितनी देर वो काम चलेगा ये समझा जाएगा कि वो ड्यूटी पे। क्यों ऐसा क्यों समझा जाएगा? क्योंकि कोई भी घंटे तय नहीं कि आपको दिन के 8 घंटे काम करने हैं, 4 घंटे आपके लिए दिन के तय नहीं। जब वो काम चल रहा है इंटरमिनेंट नेचर का है, जब उसे जरूरत है तो दिन में अगर 2 घंटे काम कर दिया ना आज, तो उसे ऑन ड्यूटी ही कहेंगे कि वो ऑन ड्यूटी था। दूसरे दिन 4 घंटे का काम था तो ऑन ड्यूटी ही था। अब इट इज नॉट कॉल्ड अपॉन टू डिस्प्ले आइदर फिजिकल और सस्टेन्ड अटेंशन। ये वो चीज है जहां पे जरूरी नहीं है कि हमेशा उनको ध्यान में, मतलब वो एक्टिविटी ऐसी नहीं है जहां पे अटेंशन की जरूरत है। उन केसेस में नॉर्मली जब वो एक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम कहेंगे कि वो ड्यूटी पर थे। ठीक है, सेक्शन 14 धारा 14 ओवर टाइम अतिकाल। अगर कोई मजदूर, व्यक्ति, कर्मचारी, एम्प्लॉय, वर्कर, लेबर मिनिमम वेजेस रेट उन स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अनुसूची में दी गए हैं, उन एम्प्लॉयमेंट के लिए फिक्स की गए नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अभी हमने पढ़ा, वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा काम करता है, अधिक काम करता है, ज्यादा काम करता है, 8 घंटे सपोज फिक्स किए हैं, उसने 8.5 घंटे काम किया है, 9 घंटे काम किया है, जो भी एक्स्ट्रा टाइम उसने काम किया है उसके लिए उसको हम कहेंगे ओवर टाइम या अतिकाल। और इन नॉर्मल वर्किंग डे के अलावा जो आवर्स उसने काम किए जिसे हम ओवर टाइम या अतिकाल कहेंगे, उसके लिए समुचित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए गए ओवर टाइम रेट, अतिरिक्त समय दर पर उन्हें उन घंटों के लिए पैसा दिया जाएगा। इज दिस क्लियर? जो भी मिनिमम वेजेस के अंतर्गत डिसाइडेड है या वो उस एस्टेब्लिशमेंट पे अगर कोई लॉ एप्लीकेबल है जो ओवर टाइम वेजेस देता है और वो हायर है, ज्यादा दे रहा है, तो हायर वाले को कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया? स्टूडेंट्स प्लीज डू रिप्लाई मी। सेक्शन 14 बहुत सिंपल है। किसके पास में पावर है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि अतिरिक्त समय दर को तय करें। अगर कोई व्यक्ति अतिरिक्त समय काम करता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा काम करता है, तो हम उसे ओवर टाइम कहेंगे और उन ओवर टाइम के लिए प्रॉपर वेजेस दिए जाएंगे। नथिंग शैल प्रिजुडिस ऑपरेशन ऑफ प्रोविजन सेक्शन 59 ऑफ फैक्ट्रीज। ये सिंपल सा मतलब है कि फैक्ट्रीज एक्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 59 के अंदर में ओवर टाइम के लिए ट्वाइस द रेट ऑफ वेजेस देते हैं, 2 गुना देते हैं। जो नॉर्मली वेजेस एक दिन का नॉर्मल डे के लिए मिलता है, ओवर टाइम के लिए ट्वाइस मिलता है। तो अगर यहाँ पे
कोई एक फैक्ट्रीज है और वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है, फैक्ट्रीज एक्ट भी एप्लीकेबल है, दोनों अधिनियम लागू हैं, तो उस केस में हायर को हम, यहां बोला गया ना जो हायर है, तो अगर मिनिमम वेजेस के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने कहा कि हम 2 गुना नहीं 1.5 गुना देंगे ओवर टाइम का, तो इंस्टेड ऑफ 1.5 आप सेक्शन 59 को फॉलो करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट का जहां पे एप्लीकेबल है आप उसी को ही प्रभाव में डालेगी जो हायर होता है। चले आगे, सेक्शन 15 धारा 15, वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क और लेस नॉर्मल वर्किंग डे। अब ये सिंपल सा मतलब समझते हैं, ऐसे कर्मचारी की मजदूरी जो सामान्य कार्य से कम काम करता है। एक व्यक्ति है, मजदूर है, जो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट यानी अनुसूचित रोजगार में काम करता है और उसके दिन के सामान्य वर्किंग आवर्स या नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो हैं, सामान्य कार्य दिवस के जो घंटे हैं वो 8 घंटे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, वो व्यक्ति, वो मजदूर, वो एम्प्लॉय काम पे आया, 8 घंटों के बजाय उसका काम ऐसा था कि वो 6 घंटे में कंप्लीट कर लिया, 2 घंटे बैठा हुआ है, तो भले ही उसने 8 घंटे का काम 6 में कर लिया, तो क्या क्या आप उसके 2 घंटे का सैलरी डिडक्ट करेंगे? नहीं। इवन इफ ही इज वर्किंग लेस देन, अगर वो सामान्य कार्य दिवस के घंटों से कम घंटों में काम खत्म कर देता है, तो भी आप उसे मिनिमम वेजेस उसी हिसाब से देंगे जैसे 8 घंटों के लिए तय किया गया है, कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ऐसे केस में अगर एम्प्लॉयर ने सपोज 8 घंटे का समय है, उन्होंने बोला 4 घंटे आप यहां काम कर लो, एक दूसरा ऑफिस है वहां जाके आपको थोड़ा काम करना है ब्रांच में, तो 2 घंटे उसकी ट्रैवलिंग में गुजर गए, 2 घंटे ही काम कर गए, तो भी समझा जाएगा कि उसने पूरा दिन काम किया। क्यों? क्योंकि ये खुद जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो उसको भेज रहा है। बट कंडीशन है, शर्त है कि किस केस में उसको ये पूरे वेजेस 8 घंटे के नहीं मिलेंगे। इन केस वो 8 घंटे का काम उसने जानबूझकर खत्म नहीं किया, वो पहले 6 घंटे में चला गया, 7 घंटे, फेलियर उसके साइड से, अनविलिंगनेस है, अनिच्छा, अपने जानबूझकर अपनी मर्जी से वो काम करना नहीं चाह रहा है, एम्प्लॉयर ने, नियोक्ता ने उसे काम दिया और वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आप उसके पैसे काट सकते हैं। या फिर कोई एक ऐसा सरकमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे मामले जिसे सरकार ने इस लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है कि भैया अगर वो 4 दिन काम कर रहा है और उसके पास काम नहीं है, एम्प्लॉयर ने उसको घर भेज दिया है और उसका हाफ डे काउंट होगा, सपोज ये प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसके लिए पैसे काटे जाएंगे। अदरवाइज उसको सारे पैसे मिलेंगे, भले ही वो 8 के 4 घंटे में काम खत्म कर ले, 5 में खत्म कर ले, अनटिल एंड अनलेस वो अपनी अनविलिंगनेस, अनिच्छा के कारण वो काम पूरा ना करता। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 16 धारा 16। सपोज स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो भी अनुसूची की रोजगार है, अलग अलग वर्ग के काम होते हैं, अलग अलग। लेट्स से एक काम है पैकेजिंग का, एक है आपके क्लीनिंग का। एक व्यक्ति है, एक एम्प्लॉय है, 4 घंटे वो पैकेजिंग में काम करता है और क्लीनिंग में भी 4 घंटे, और लेट्स से 5 घंटे पैकेजिंग में काम करता है, 3 घंटे क्लीनिंग करता है। पैकेजिंग के लिए जो मिनिमम वेजेस तय किए गए वो है 100 रुपीज पर आवर। ये सरकार ने तय किया कि हर घंटे के लिए पैकेजिंग में काम करने के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा, न्यूनतम कितनी दर मिलेगी, 100 रुपए पर आवर से, और क्लीनिंग के केस में आपको मिलेगा 200 रुपीज पर आवर। ठीक है, तो अब एक एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, जो पैकेजिंग में भी काम कर रहा है, क्लीनिंग में भी काम कर रहा है, अलग अलग प्रकार के वर्ग के या बेसिकली कैटेगरी के में काम कर रहा है, तो उसको 5 घंटों का पैसा पैकेजिंग के मिनिमम वेजेस के हिसाब से मिलेगा और 3 घंटों का पैसा क्लीनिंग के हिसाब से मिलेगा। तो रेस्पेक्टिवली वो जिस काम में है जितना टाइम, उसी के मिनिमम रेट्स के हिसाब से उसे मजदूरी मिलेगी। आप ये नहीं कहेंगे कि जहां पे कम है चलो 8 घंटे का उसे हम 100 रुपया पर आवर्स के हिसाब से दे देते, नहीं, उसका वो जिस क्लास में, जिस वर्ग में, जिस प्रकार के काम कर रहा है, उसी हिसाब से उस कैटेगरी के न्यूनतम दर के हिसाब से उसे पैसा मिलेगा।
13B और 14A में क्या अंतर है? 13B में आते हैं ये प्रिपरेटरी। आप मुझे बताएंगे मैं सही? अजय, ये मुझे बताएंगे क्या मैं सही मार्क कर रही हूं? आप इसे पूछ रहे हैं प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री, और 14 ओवर टाइम में। प्रिपरेटरी और नेचुरल और ओवर टाइम में क्या अंतर है, ये पूछना चाह रहे हैं विजय? सी, ओवर टाइम का मतलब ओवर टाइम है। प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हम उसे ओवर टाइम, सी क्या करेगी, प्लीज पहले आप यस और नो लिख दीजिए ताकि मैं उसी चीज को समझाऊं, मैं अननेसेसरी दूसरी चीजों में टाइम वेस्ट ना करूं। आप यस नो लिख दीजिए। आप यही जानना चाह रहे हैं ना कि प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में और आपके ओवर टाइम में क्या फर्क है? मेरे हिसाब से 3C, 13C, सॉरी 13C, 13C, 13C क्या है? पेमेंट फॉर दी, प्रोवाइड पेमेंट फॉर दी वर्क ऑन डे ऑफ रेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये क्या कहता है? ये चीज ये कहती है कि जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार, इनको जब पावर दी गई है कि अगर अगर कोई नॉर्मल वर्किंग डे जो होती है, जो सामान्य कार्य दिवस के घंटे होते हैं, लेट्स से 8 घंटे एक दिन में काम करता है, अगर वो व्यक्ति 8 घंटों के अलावा एक्स्ट्रा काम करेगा, 1 घंटा कर लिया, 1.5 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, उन एक्स्ट्रा घंटों के लिए उससे ना हायर रेट्स ऑफ वेजेस मिलते हैं, जिसे ओवर टाइम कहते हैं। ठीक है? अब ये जो ओवर टाइम रेट्स होते हैं, ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो मेरे को 8 घंटे के लिए सपोज 100 रुपया पर आवर फिक्स किया गया है, उतना मिलेगा, और 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे जो मैंने एक्स्ट्रा किए हैं उसके लिए डिफरेंट रेट मिलेंगे, जो कि ओवर टाइम रेट कहलाते हैं। ये तय करने की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में है। ठीक है? अब हम आते हैं, जैसे कि आपने यहां पे पूछा अतिकाल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पे इन्होंने ये बताया है कि ओवर टाइम रेट्स, ठीक है, ओवर टाइम रेट्स कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। ऊपर वाले सेक्शन में, ऊपर वाले सेक्शन में स्पेसिफिकली 13 के अंदर बोला गया है कि स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार के पास में क्या क्या पावर है, कैसे ओवर टाइम रेट भी फिक्स किए जाएंगे या दिए जाएंगे। ठीक है? 14 स्पेसिफिकली ओवर टाइम के लिए बोलता है कि वेयर एन एम्प्लॉय हुज मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इज फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट बाय आवर, बाय डे, कोई दिन के बेसिस पे काम करता है, डेली बेसिस पे काम करता है, कोई आर्ली बेसिस पे काम करता है, दोनों केसेस में वो ओवर टाइम कर सकता है, या कोई भी, यानी या फिर ऐसे लोग जिनका आप 2 डे के बेसिस पे, जो भी एक्सटेंडेड वाले वेज पीरियड होंगे उनके लिए। तो नॉर्मल वर्किंग डे से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा अगर वो काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा? एक्सेस रेट पे पैसा मिलेगा। वो कितना है? ओवर टाइम। और ओवर टाइम रेट कौन फिक्स करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन यहां पे एक पॉइंट ऐड ऑन किया है उन्होंने कि अगर कोई और लॉ उस वक्त उस फैक्ट्री पे, उस रोजगार या उस प्रतिष्ठान पे ऑलरेडी एप्लीकेबल है, वो लॉ जो हायर रेट्स देता है, हायर ओवर टाइम रेट देता है, ट्वाइस देता है, लेट्स से इस पर्टिकुलर स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए समुचित सरकार ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि कोई भी अगर ओवर टाइम रेट करता है तो उसे 1.5 गुना ज्यादा नॉर्मल रेट से पैसे मिलेंगे, यानी 100 की बजाय मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करके इतना हर घंटे का मिलेगा। लेकिन एक लॉ जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, वो कहता है 2 गुना मिलेगा, तो हायर वाले को कंसिडर करेंगे उसी रोजगार के लिए। तो हमेशा एम्प्लॉयज को वो प्रोविजंस दिए जाते हैं जो बेटर हो। यही छोटा सा डिफरेंस है जो यहां पे ऐड ऑन किया गया। क्लियर विजय? हम्म
प्रोवाइड पेमेंट फॉर द वर्क ऑन, और ये स्पेसिफिकली ये रेस्ट डे के लिए है। एक डिफरेंस और आप समझेंगे कि यहाँ पे रेस्ट डे के लिए बोला गया है कि जो रेस्ट डे होता है, जिस दिन उनकी हॉलीडे होती है, वीकली हॉलीडे होता है, उसके लिए भी उनको ओवर टाइम मिलेगा। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे इस डिफरेंस को और समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम ओवर टाइम, केवल और केवल ओवर टाइम रेट की बात करते हैं, ये ओवर टाइम रेट किसके लिए फिक्स होते हैं? अगर किसी ने नॉर्मल वर्किंग आवर्स, सामान्य घंटों के अलावा जो एक्स्ट्रा काम करता है, उसके लिए ओवर टाइम देते हैं। ये रेट फिक्स करने की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में पावर है। अगर कोई छुट्टी वाले दिन, रेस्ट वाले दिन काम करता है, तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके लिए भी एक ओवर टाइम रेट फिक्स कर सकती है। हम उसे भी ओवर टाइम कहेंगे। क्यों ओवर टाइम कहेंगे? क्योंकि उसने छुट्टी वाले दिन काम किया। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस हो सकता है? यहाँ पे ये डिफरेंस हो सकता है कि यहाँ जिस घंटों के लिए ओवर टाइम किया, 1 आवर एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया, उसके लिए हो सकता है गवर्नमेंट कह रही है हम आपको 1.5 गुना पैसा देंगे घंटों के लिए। लेकिन ये रेस्ट वाला इंटरवल जो है, छुट्टी वाले दिन अगर आप आ रहे हैं, आपका छुट्टी का दिन था और आप आए, तो अब आपको 2 गुना देंगे। जैसे कैसे होता है नाइट शिफ्ट में भी, नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं ना, उनको ओवर टाइम रेट पे पैसा मिलता है। ओवर टाइम रेट यानी 2 गुना पैसा मिलता है। अब यहां बेसिकली दोनों सेक्शंस का सिंपल सा अर्थ ये है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओवर टाइम रेट रेस्ट वाले दिन के लिए, छुट्टी वाले दिन के लिए डिफरेंट फिक्स कर सकती है, और जो नॉर्मल एक्स्ट्रा घंटे हैं उसके लिए अलग फिक्स कर सकती है। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट और माइंस एक्ट में क्या होता है? ऑक्यूपेशनल सर्वे होता है। सर्वे जहां पे इंस्पेक्शन या अथॉरिटी आती है, वहां के एम्प्लॉइज का मेडिकल इंस्पेक्शन करती, ऑक्यूपेशनल सर्वे करती है कि किसी को मेडिकल बीमारी तो नहीं हुई, या ये तो क्या होता है उस टाइम एम्प्लॉइज को, कर्मचारी को अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। तो क्या उस दिन उनको सैलरी नहीं मिलेगी? वो काम तो कर नहीं रहे, उनको मिलता है, और वो भी, उसको भी हम ओवर टाइम रेट कहते हैं। लेकिन माइंस एक्ट में वो ओवर टाइम रेट क्या होता है? सिमिलर टू दैट ऑफ नॉर्मल वर्किंग डेज, यानी जो नॉर्मल वर्किंग डेज में आपको पैसा मिलता है उतना ही पैसा मिलेगा। 2 गुना, 1.5 गुना नहीं मिलेगा, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने अपने आप को प्रेजेंट किया, तो ये भी ओवर टाइम है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर डिफरेंस की बात करूं, यहां रेस्ट ऑफ डे के लिए एक ओवर टाइम रेट फिक्स किया जा सकता है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो सेक्शन 14 है वो स्पेसिफिकली उस ओवर टाइम की बात करता है जो कि आप नॉर्मल वर्किंग डेज के अलावा काम करते हैं, नॉर्मल वर्किंग डेज, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के एक्स्ट्रा काम करते हैं। समझ में आ गई बात? अजय, सॉरी नॉट अजय, विजय। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होते हैं, तो इन्हीं माइन्यूट डिफरेंस में क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। तो कहां थे हम? यहां पे 2 वेजेस ऑफ डिफरेंट क्लासेस। क्लियर है सभी को? सेक्शन 17, मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क। पीस यानी मात्रा में जहां काम होता है, और टाइम यानी समय के दर, समय दर, न्यूनतम समय दर। ये दो तरीके के हमने पढ़े हैं। धारा 3 के अंदर ही पढ़ा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार के पास में ये पावर होती है कि वो न्यूनतम समय दर यानी मिनिमम टाइम रेट, न्यूनतम मात्रानुपाती या आपके जो मात्रानुसार काम होता है उस हिसाब से उसके मिनिमम वेजेस, गारंटीड जो आपको गारंटी की जाती है वो वेजेस डिसाइड कर सकती है, और ओवर टाइम वेजेस डिसाइड कर सकती है। अब सेक्शन 17 में स्पेसिफिकली कहा गया है, स्पेसिफाइड है, लेट्स से कि अगर कोई एम्प्लॉय या कर्मचारी पीस वर्क पे काम कर रहा है। पीस वर्क यानी
मात्रानुपाती रोजगार है, उस पे काम कर रहा है, यानी पीसेस के बेसिस पे आपको पैसा मिलता है, 10 रुपया पर पीस, 50 रुपया पर पीस, सो ऑन। और इस पीस रेट व्यक्ति के लिए, ठीक है, ठीक है, इसके लिए ना ही सरकार ने टाइम रेट फिक्स कर पाया है, ना ही सरकार ने पीस रेट को फिक्स कर पाया, नहीं कर पाई किसी भी रीजंस की वजह से। न्यूनतम मात्रानुपाती दरें या न्यूनतम समय दर को तय नहीं कर पाई, पीस रेट भी नहीं फिक्स हुए और मिनिमम वेजेस भी फिक्स, मिनिमम टाइम रेट भी नहीं फिक्स हुए। तो क्या ऐसे केस में इस मजदूर को, व्यक्ति को, एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस का हक नहीं मिलेगा? मिलेगा। उनको जो मिलेगा वो पैसा वही होगा जो एक एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस के अंतर्गत मिनिमम रेट टाइम के हिसाब से जो तय किया जाता है, 100 रुपया हर घंटे का, लेट्स से ये क्या हो गया, मिनिमम टाइम रेट हो गया, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। अब एक व्यक्ति है, वो पीसेस पे काम करता है, मोमबत्ती अगरबत्ती बनाने का काम करता है या कोई और पीसेस की पॉलिशिंग करता है, लेकिन उसके लिए कैसे भी मिनिमम पीस रेट को फिक्स नहीं किया गया, या फिर मिनिमम उसके लिए घंटों का भी रेट फिक्स नहीं किया। तो ऐसे केस में उसको ये प्रोटेक्शन देने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत उसको उसके घंटों के हिसाब से, यानी उसने अगर 8 घंटे काम किए ना दिन में, तो उसको 100 रुपया पर आवर के हिसाब से मिलेगा। समय समझ में आ गया सभी को? और इसी को हम क्या कहते हैं, गारंटीड मिनिमम वेजेस। स्टूडेंट्स क्लियर? आगे चलते हैं। सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिंपल सी आपको याद रखना है कि हर कारखाने में, एम्प्लॉयमेंट में एक नियोक्ता या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड उसके मिनिमम वेजेस कितने हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं, कहाँ काम कर रहा है, कितने रिसिप्ट उसको दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये सारी डिटेल एक रजिस्टर में और रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखेंगे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर की, नियोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस किताब को, इस रजिस्टर को वो एग्जिबिटेड रखेंगे। एग्जिबिटेड यानी इजीली अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन होनी चाहिए। कहीं पे भी जहां पे काम चल रहा है, ये नहीं कि ताले में बंद करके रख दे, नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी इजीली अवेलेबल, इंस्पेक्शन एग्जिबिटेड, ठीक है, क्लियर? थर्ड क्लॉज कहता है, जहां पे समुचित सरकार या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि जो एम्प्लॉइज को वेजेस जा रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है, दरें दिए जा रहे हैं, उसके लिए वेज बुक या वेज स्लिप, मजदूरी पुस्तकें या मजदूरी पर्चियां, वेज स्लिप मिलती थी। मेरे फादर वोल्टास कंपनी में एक वर्कर थे, और मैंने देखा हुआ है कि उनको हर महीने की एक वेज स्लिप मिलती थी कि ये आपकी सैलरी है, इतना डिडक्शन हुआ, इतने मिनिमम वेजेस है, उसमें लिखा रहता। तो अगर समुचित सरकार या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे कहीं पे भी रूल्स बनाने हैं, तो वो बना सकती है, ठीक है। तो ये हमारा कहां दिया है? 3, सब क्लॉज 3 में। आगे चलते हैं। 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 क्लेम्स, दावे। अब ये क्या है? मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं एक मजदूर हूं, मेरे को मिनिमम वेजेस 8,000 रुपया पर महीने मिलने चाहिए थे, घंटों के हिसाब से, पीसेस के साथ, जो भी है, लेकिन मुझे 8,000 रुपए पर मंथ मिलने चाहिए। एम्प्लॉयर ने क्या किया? मेरे पैसे काट दिए, मुझे 8,000 रुपए महीना ना देके, जो कि मिनिमम वेजेस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, समुचित सरकार ने, कि इतने तो देने, मैं एक स्किल्ड लेबर हूं और मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए थे। दिए कितने? 7,000 रुपए। क्यों भाई 1,000 रुपए क्यों काटे? तो एज एन एम्प्लॉय, एज अ पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, मैं एक मजदूर, कर्मचारी या व्यक्ति उस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही हूं, तो किसके पास जाऊंगी? तो उसके लिए अथॉरिटी होती है, और इन्हें हम कहते हैं क्लेम्स। ये क्लेम्स को रेज करने के लिए, दावों को रेज करने के लिए एक अथॉरिटी होती है जिसके पास मैं अप्लाई कर सकती हूं कि मेरे पैसे काटे गए। तो ये अथॉरिटी बनाता कौन है? डिसाइड कौन करेगा? कौन है पर्सन, कौन वो व्यक्ति है जो इन क्लेम्स को सुनेगी और उसके अगेंस्ट में अपना निर्णय देगी? तो पहले तो
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार के पास में ये पावर है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से गैजेट में एक पर्सन को एज एन अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है। वो कौन है, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें अपॉइंट किया जा सकता है? तो सबसे पहले याद रखेंगे वर्कमेंस, कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, जो हमारा वर्क कंपनसेशन एक्ट है ना, क्षतिपूर्ण आयुक्त या अधिनियम के दौरान के अंतर्गत, वहां पे जो कमिश्नर होता है, उसमें जो कमिश्नर अपॉइंटेड होता है कर्मकार, उसको एज एन अथॉरिटी अपॉइंट किया जा सकता है। कमिश्नर या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के केंद्र सरकार में एक ऐसा ऑफिसर जो लेबर कमिश्नर की पोजीशन पे है। किसकी पोजीशन पे है? श्रम आयुक्त की पोजीशन पे है केंद्र सरकार में, उसको अपॉइंट कर सकती है। या राज्य सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में जो व्यक्ति श्रम आयुक्त यानी लेबर कमिश्नर, दोनों के केस में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों के केस में वो पर्सन जो लेबर कमिश्नर की पोजीशन पे काम कर रहा है, श्रम आयुक्त के पोजीशन पे काम कर रहा है, उसे अथॉरिटी बनाया जा सकता है। या वो कमिश्नर, वो कर्मकार जो वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट में कमिश्नर है। या फिर एनी ऑफिसर विद द एक्सपीरियंस ऑफ जज ऑफ सिविल कोर्ट और एज अ स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट। स्टाइपेंडरी, जिसको जो लोग स्टाइपेंड पे काम करते हैं, स्टाइपेंड मिलता है ना इंटर्नशिप पे, वैसे ही। तो या तो वो एक ऐसा पर्सन हो जिसको सिविल न्यायालय का एक्सपीरियंस हो एज अ जज, वहां पे वो एज एन जज काम करता, न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट के रूप में उसने काम किया हो। इन व्यक्तियों को, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को एज एन अथॉरिटी, ठीक है, क्या किया जा सकता है? पर्सन एम्प्लॉय कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार, जो क्या करेगी? जो क्लेम्स सुनेगी। किससे रिलेटेड? मिनिमम वेजेस से रिलेटेड। पैसा समय पे नहीं दिया, पैसों की डिडक्शन कर दी, मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं किया है, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सही से नहीं किया है, अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी पैसे काटे हैं, नॉर्मल वर्किंग डेज के हिसाब से पैसा नहीं दिया है, जो नॉर्मल कार्य दिवस के काम के हिसाब से पैसा नहीं दिया, अधिकाल यानी ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया। इनसे रिलेटेड जितने भी दावे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी डिस्प्यूट है, उनको ये अथॉरिटी सुनेगी। समझ गई? अथॉरिटी कौन है, कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, क्लियर? अब आगे चलते। तो मैं एक मजदूर हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं कितने दिनों में, मेरे पास कितना समय है अपनी बात अथॉरिटी के सामने रखने का? फरवरी में मेरी सैलरी मुझे मिली, जो कि 8,000 रुपए पर महीना मिलना था, नहीं 7,000 दी। तो फरवरी से लेकर विद इन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर, कितने? 6 महीनों के अंदर, जिस तारीख से मेरी वेजेस, द डेट फ्रॉम विच माई मिनिमम वेजेस वेयर पेड और वेयर ड्यू, मुझे मिलने चाहिए थे, फरवरी में मिले ना, तो फरवरी से 6 महीने के अंतर, उसी के दौरान विद इन 6 मंथ्स मुझे मेरा एप्लीकेशन इस अथॉरिटी को, जो हमने ऊपर पढ़ी, उस अथॉरिटी को करूंगी, आवेदन करूंगी। तो मैं अगर पढ़ी लिखी नहीं हूं, अगर कोई व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपनी बात स्पष्टता पूर्वक रख नहीं पा रहा है, तो क्या वो किसी और के जरिए कर सकता है? हाँ, एम्प्लॉय हिमसेल्फ, पहले तो खुद वो एप्लीकेशन करेगा, पंजीकरण, जिसे पंजीकृत या एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, तो खुद कर सकता है, खुद वो व्यक्ति, और लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, कोई एक लीगल प्रैक्टिशनर, मैं किसी की हेल्प लेके लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू एप्लीकेशन कर सकती हूँ, या ऑफिशियल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन है, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन बनाई जाती है इंडस्ट्री में, मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई उसका ऑफिशियल, या फिर कोई और अथॉराइज्ड पार्टी जिसको सरकार ने ऑथराइज किया कि भैया ठीक है, अगर कोई क्लेम आता है तो आप एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इंस्पेक्टर, निरीक्षक। इन सारे व्यक्तियों के पास में ये राइट है कि वो एक एम्प्लॉय का क्लेम उस अथॉरिटी के सामने 6 महीनों के अंदर रखे।
आ गई बात समझ में? इन केस मैं 6 महीने में नहीं कर पाई, वो दावा नहीं कर पाई, वो एप्लीकेशन नहीं पहुंचा पाई, तो क्या मेरे को एक्सटेंशन मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, लेकिन पर्याप्त कारण, सफिशियंट रीजंस जो एक्सेप्टेबल है। अगर आपके रीजंस मानने करने वाले हैं तो आपको 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है। अब एक बार उस अथॉरिटी के पास, प्राधिकारी के पास में वो एप्लीकेशन आ जाता है, आवेदन आ जाता है, the authority will give an opportunity to employer and employee, आवेदन करने वाले का और नियोक्ता दोनों को अपॉर्चुनिटी देगी, सुनवाई, उनकी बात सुनेगी, दोनों की, अपना एक तरफा फैसला नहीं सुनाएगी, पहले एम्प्लॉयर को भी सुनेगी, ठीक है, नियोक्ता को भी सुनेगी, और जिसने आवेदन किया है उसको भी सुनेगी कि भैया ऐसा हुआ क्यों, गलती से हुआ तो भाई रीजंस दो, तो अभी आप अपना गलती को करेक्ट करो, दोनों को अपॉर्चुनिटी देगी। एक बार अथॉरिटी को लगता है कि भाई क्लेम सही था और एम्प्लॉयर ने सच में अननेसेसरी पैसे काटे, क्या किए, अननेसेसरी पैसे काटे, तो उस केस में 3 चीजें होती हैं। तो हम इसको ऐसे समझते हैं। पहला है, मेरे को 8,000 रुपए मिलने थे, 7,000 दिए, तो अगर किसी न्यूनतम दरों से कम पैसा दिया गया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना कम दिया, 1,000 रुपए, पहले तो वो देंगे, जितना अधिक अमाउंट है वो देंगे, प्लस 10 टाइम्स ऑफ दिस कंपनसेशन, 10 गुना, जो अधिक अमाउंट है ना, जो पेंडिंग है, डिफरेंस है जो दोनों के बीच का, वो अमाउंट का 10 टाइम्स एज अ कंपनसेशन देंगे। आ गई बात समझ में? अगर किसी का क्लेम सही निकला और वो गलत तरीके से पैसा काटा गया, तो 10 गुना तक आपको उसका क्या देना पड़ेगा, एज एन कंपनसेशन देना पड़ेगा, प्रतिकार देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मिनिमम वेजेस, न्यूनतम दरों को रोका गया, या कोई और रीजंस की वजह से, जैसे ओवर टाइम नहीं दिया या कोई और रीजंस की वजह से आपके मिनिमम वेजेस डिडक्ट किए, उस केस में पहले तो मिनिमम वेजेस देंगे, ये तो कंडीशन हो गई कि आपने कम दिया। अगर रोक दिया, ओवर टाइम नहीं दिया, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के हिसाब से 7 घंटे के हिसाब से दिया, 8 घंटे के हिसाब, उस केस में पहले तो जितना डिफरेंस, जितना बकाया है पैसा वो दे देंगे। दूसरा, प्लस 10 रुपीज एज अ कंपनसेशन, 10 रुपए एज एन कंपनसेशन देंगे। तीसरे की बात, तीसरा ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है ना कि एम्प्लॉयर की ही गलती हो। अगर पता चलता है कि जो एप्लीकेशन किया था एम्प्लॉय ने, जो आवेदन किया था, आवेदन जिसने भी किया था वो गलत था, मलिशियस और वैक्शियस, यानी दुर्भावना पूर्व या तंग करने वाला था, अननेसेसरीली, मजे के लिए उसने भी किया, चलो मैं भी ले लेता हूं, ऐसे केस में जो आवेदन कर रहा है या जो एम्प्लॉय जिसके तरफ से आवेदन हुई है, वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को 50 रुपए का फाइन देगा। आगे बात समझ में? कितना देगा? 50 रुपए। ठीक है। अब जो भी पैसा ये एम्प्लॉयर से यहाँ पे रिकवर किया जाता है ना, जो अथॉरिटी होती है वो ऐसे रिकवर किया जाता है जैसे मैजिस्ट्रेट रिकवर कर रहे हैं, बेसिकली डीएम को पावर दी जाती है कि वो जाके रिकवर करते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 21 पे। जो 20 था ना, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। अब जितने 21 से हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हैं। ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं सेक्शन 21, सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। धारा 21, कई कर्मचारियों के संबंध में एकल आवेदन, मतलब एक एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है, मेरे पैसे रोके गए, ऐसे 10 लोग हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशन आवेदन करने के बजाय क्या कर सकते हैं, 10 लोग साथ में कर सकते हैं। ठीक है। क्या करेंगे? साथ में आवेदन कर सकते हैं, और इन सभी को कंपनसेशन मिलेगा, जो कि एग्रीगेट, यानी इनका टोटल लेंगे, एग्रीगेट लेंगे कि 10 एम्प्लॉय है, इनकी कितने पैसे बकाया है, एक एम्प्लॉय का 1,000 ले लो तो 10,000 बकाया है, तो टोटल में पैसा दिया जाएगा। फिर
फिर टोटल में कंपनसेशन देंगे वो की होगा 10 टाइम्स ऑफ दिस अमाउंट। जिस तरीके से एक व्यक्ति के लिए है उसी तरीके से 10 व्यक्ति के लिए होगा। क्लियर सभी को? चले आगे। अब हम आते हैं ठीक है, ये तो एप्लीकेशन करनी ही पड़ेगी। चलो ये आपका 22 पे पेनल्टीज। मैं अगर बात करूं तो पेनल्टीज उतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, फिर भी आप अपने पर्पस नॉलेज के पर्पस से इसको याद कर लेंगे। पेनल्टीज चाहे वो यूजीसी नेट हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें पेनल्टीज यूजुअली नहीं पूछते हैं। ज्यादातर पेनल्टीज फैक्ट्रीज एक्ट की पूछी जाती है और चाइल्ड लेबर की पूछी जाती है, जितना मुझे एनालिसिस से पता चला है। बाकी ये अपने समझ के लिए आप इनको याद कर सकते हैं कि कोई अपराध होता है, ऑफेंस होता है, उस केस में क्या दंड मिलता है। तो अगर कोई नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, किसी एम्प्लॉई को वो लेस देन मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस देता है, चाहे वो पीस रेट के लिए हो, चाहे वो रेट ऑफ पर आवर के लिए हो, अगर उसने न्यूनतम दरों से कम उसको मजदूरी दी है, उस केस में that person shall be punishable for the imprisonment which can be extended to the 6 months or a fine which may be extended to 500 or both। यानी उस एम्प्लॉयर को 6 महीने तक की सजा हो सकती है या 500 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है या दोनों चीज। ठीक है, क्लियर? ये किस केस में? अगर न्यूनतम दरों के हिसाब से पैसे नहीं दिए हैं, कम दिए हैं मिनिमम वेजेस। अब सेक्शन 22A जनरल प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट ऑफ अदर ऑफेंस, 22 में तो स्पेसिफाई कर दिया है, 22 में स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आप मिनिमम वेजेस से कम दे रहे हैं तो आपको 6 महीने की सजा होगी और 500 रुपए फाइन। इसके अलावा अगर कोई जनरल ऑफेंस होता है और कोई पेनल्टी उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं की गई है इस लॉ के अंदर में या रूल्स के अंदर में, उस केस में कोई भी हो सकता है। जैसे ओवर टाइम रेट नहीं दिए, ये एक पेनल्टी है, सॉरी एक ऑफेंस है जिसके लिए पेनल्टी डिस्क्राइब नहीं की गई। उस केस में द एम्प्लॉयर विल बी पनिशेबल विद द फाइन विच में बी एक्सटेंडेड टू 500 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? आगे कॉग्नियंस ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों की संज्ञान। अब इसका सिंपल सा मतलब है, अगर कोई ऑफेंस होता है, किसी ने कोई काम किया जो ऑफेंसिबल या रूल के अगेंस्ट है, ठीक है, आपने रूल्स नहीं फॉलो किए, प्रोविजंस नहीं फॉलो किए, तो आपने क्या किया, ऐसा काम किया जिसके अगेंस्ट दंड या कार्रवाई होगी, तो क्या कोई भी कोर्ट अपने मन से ये स्टार्ट कर सकता है, कार्रवाई ऐसे ही शुरू हो जाएगी, प्रोसीडिंग ऐसे ही होने लगेगी? नहीं। ऐसे केस में सेक्शन 22 और 22A, अगर 22 क्या कहता है कि मिनिमम वेजेस के दरों से कम अगर आपने क्या किया है, पैसे दिए हैं, उस केस में भी आपकी कंप्लेन होगी और 22A के अंदर भी कंप्लेन होगी। ये कंप्लेन इंस्पेक्टर सैंक्शन करेगा। ठीक है, कौन करेगा? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने जाके इंस्पेक्ट किया है, उससे पता चला, उसने सैंक्शन किया, अब वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे रहा है, समुचित सरकार को बता रहा है, और समुचित सरकार फिर कोर्ट को बोलेगी कि भैया प्रोसीडिंग करो इस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। तो बिना किसी इस कंप्लेन के, बिना किसी सैंक्शन के कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। अब इसमें भी ये कंडीशन है कि 22 के केस में जो कंप्लेन जा रही है वो सैंक्शन के 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। इंस्पेक्टर ने सैंक्शन हुआ और कंप्लेन गई 1 महीने, और अगर 22A है तो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। जिस दिन से ऑफेंस हुआ वहां से 6 महीनों के अंदर ऑफेंस का कंप्लेन चली जानी चाहिए। ठीक है, सैंक्शन हो जाना चाहिए, तो ही कोई कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी। सेक्शन 22C इसमें कहा गया है ऑफेंसेस बाय कंपनी। एक एम्प्लॉयर है, वहां पे मैनेजर था, एम्प्लॉयर था, जो भी था, वो जब मिनिमम वेजेस जब बांटे जा रहे थे तो ए था, वो वहां पे प्रेजेंट था, तो ये क्या हुआ? ऑफेंस हुआ ना, आपने पैसे सही नहीं दिए, कम दिए, तो उस पर्सन जो उस वक्त प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट था ना, ये प्लस कंपनी यानी
फैक्ट्री या कारखाना या उस कंपनी का ओनर, वो पूरी कंपनी वो फैक्ट्री को क्या माना जाएगा? ऑफेंडर। कि आप पूरा एज एन कंपनी और वो व्यक्ति जो उस वक्त प्रेजेंट था, आप पूरे रिस्पॉन्सिबल हो, आपके नॉलेज में होते हुए ऑफेंस हुआ है, तो आप दोनों के अगेंस्ट क्या होगा? प्रोसीडिंग हो। समझ में आ गया? चाहे वो मैनेजर था, सेक्रेटरी था, डायरेक्टर था, जो भी वो इंडिविजुअल वहां पे प्रेजेंट था, आपके अगेंस्ट में क्या होगी? कार्रवाई होगी। दोनों को भी माना जाता है ऑफेंस आपने किया। 22D को याद रखेंगे, पेमेंट ऑफ अनडिस्बर्स अमाउंट टू द एम्प्लॉय। कोई व्यक्ति है, कोई मजदूर है, उसको उसके मिनिमम वेजेस पे करने थे, किसी भी रीजन की वजह से उसकी डेथ हो गई या वो उसकी अनअवेबिलिटी है, उसके डिपेंडेंट मिल नहीं रहे, उसका पैसा बकाया है, तो ऐसे केस में वो पैसे का क्या होगा? जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जो दिया ही दे ही नहीं पाए, ऐसे केस में वो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, जमा किया जाता है अथॉरिटी के पास। वो अथॉरिटी जो समुचित सरकार या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और इसको डिपॉजिट करने के बाद समझा जाता है कि एम्प्लॉयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, यानी उसके ऊपर जो लाइबिलिटी थी ना कि आपको पैसे भरने थे, वो पूरे हो गए, वो लाइबिलिटी पूरी हो गई। ठीक है, अब आगे हम आते हैं ई पे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा बताया है कि इंस्पेक्टर के लिए जो इंस्पेक्शन है, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करते हैं। जैसे कि मिनिमम वेजेस के अंदर में जो भी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, अनुसूची के अंदर जो रोजगार दिए हैं, मिनिमम वेजेस का मतलब होता है न्यूनतम दरें देंगे। एक एम्प्लॉय है, उसको पेमेंट करनी थी 7 तारीख से पहले, नहीं गई, तो वो एप्लीकेशन करेगा। तो वो एप्लीकेशन किस दिन करेगा, कैसे करेगा, किस फॉर्मेट में करेगा, वो अथॉरिटी कौन होगी? वो हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, वो एक्ट भी इन स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लागू होगा पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए। इसको हम जब पेमेंट ऑफ वेजेस की एक्ट पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। ठीक है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के जो प्रोविजंस हैं वो भी यहाँ के अनुसूचित रोजगार के ऊपर एप्लीकेबल होगी। किसके लिए? पेमेंट करने के लिए या मजदूरी की भुगतान करने के लिए। लाइबिलिटी, चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, आप पढ़ के इसे छोड़ सकते हैं, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पूछा नहीं जाता एग्जाम में। एग्जामिशंस, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समुचित सरकार को लगता है कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर में, ठीक है, इससे ज्यादा फैसिलिटीज हैं, the government can exempt special certain employees or establishment from the provision of the act, एग्जेम्प्ट कर सकती है, छूट दे सकती है इन उपवाद या धाराओं से, अगर उसके पास में बेटर प्रोविजन से, अच्छे प्रोविजन से। ठीक है, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के पास में, किस गवर्नमेंट के पास में पावर है कि जो हमारी अनुसूची है, धारा है, उसके अंदर में कोई भी इंडस्ट्री को ऐड करे, किसी रोजगार को ऐड करना, रिमूव करना, ये करने की पावर राज्य अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के पास में पावर होती है। और कितने? एटलीस्ट 3 मंथ्स का नोटिस देके, 3 महीने पहले आप उस रोजगार या उस एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री को बताएंगे कि अब आपको स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में एड ऑन किया जाएगा, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो एड ऑन कर सकती है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्शन, स्टेट राज्य सरकार के अंतर्गत कोई एक इंडस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो अपनी कोई भी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या बेसिकली डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, राज्य सरकार को दे सकती है कि प्रॉपर तरीके से इस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, किस तरीके से फाइल बनाई जाएगी, किस तरीके से कोई भी अथॉरिटी की अगर ओपनिंग होती है उसको फिल कैसे किया जाएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड जो हमने पढ़ा, उनकी वैकेंसीज कैसे फिल, इनसे रिलेटेड रूल्स बनाने, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास में। ये रिपीट हो गया आई बिलीव। ठीक है,
कोई भी लॉ, कोई भी रूल बनता है, जब कोई लॉ या रूल बनता है बेसिकली, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार बनाए, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया रूल पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, जहां 30 दिन का सेशन होता है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है, ठीक है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो उन रूल्स के अंदर में वो समय रहते रिमूव कर दी जाए। यहां पे हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट खत्म हो रहा है। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, आप मुझे पूछ सकते हैं। हमने मिनिमम वेजेस एक्ट को खत्म कर दिया है। मैंने कोशिश करी है कि जितना इजी हो सके उतने इजी वे में आपको समझाया जाए। अब 2 दिन में या 1 दिन में मैं इसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे, वहां पे आप मुझे पूछ सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इन चीजों को रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। नोट्स मिनिमम वेजेस एक्ट के हिंदी में, प्योरली हिंदी में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आज मैं अपलोड कर दूंगी। तो सेपरेट नोट्स कर रही हूं। जिनको दोनों चाहिए, बाइलिंगुअल चाहिए, ये क्लास के नोट्स होते हैं, वो क्लास के अपलोड। जहां जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल एरर है या टाइपिंग एरर है, उनको मैं नोट्स में सही कर देती हूँ। क्लास नोट्स के अलावा जो आपको बाकी नोट्स मिल रहे हैं स्पेशली अलग अलग, उसमें कोई ऐसी एरर नहीं होगी, ठीक है। क्लास नोट्स में थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, टाइपिंग एरर हो जाती है, लेकिन मैं उसे रिव्यू करके जब सेपरेट नोट्स आपके पढ़ने के लिए दिए जाते हैं उनको सही कर देती हूँ। और उसके अलावा भी थोड़े बहुत एरर्स हो जाते हैं टेक्निकली, तो प्लीज आप उसको एक्सक्यूज कर देंगे, या फिर मुझे ऐसे लगता है आपको कि बहुत बड़ा एरर है तो मुझे उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सो दैट वाज द सेशन फॉर द डे। आई होप यू लाइक्ड इट। समझ में आया जो भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जहां आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इंग्लिश टर्म नहीं समझ में आ रही है, हिंदी की टर्म नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे पूछेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए बस एक ही चीज होती है कि जो टेक्निकल लॉ की लैंग्वेज है, टर्म्स है, उनको याद कर लेंगे, जो कि आपको एमसीक्यू के थ्रू याद हो जाएंगे। जब मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करवाऊंगी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। So that was the session for the day. I hope you understood. कल से हम पेमेंट ऑफ वेजेस को शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।